अमरीश मिश्रा स्पीक्स जो इरानियन रेवोल्यूशन पे सीरीज चला रहा है उसके दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। हम लोग ईरान की क्रांति के अब जो टाइमलाइन है उस पर बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि ईरान में से सफाविद एम्पायर उभरा जो कि अर्ली मॉडर्न एरा यानी 16th और 17th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर के साथ तीन बड़े एशियाटिक जो एम्पायर्स थे उसका हिस्सा था, जो पूरी दुनिया की ट्रेड और कॉमर्स को लिटरली कंट्रोल करते थे। उस समय वेस्ट कुछ नहीं था, वेस्ट बिल्कुल एक बैकवर्ड उसमें जो नेशन स्टेट्स बन रहे थे 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, वो सब बैकवर्ड थे। और उन लोगों ने ये जो वेल्थ और ग्लोरी ये जो एशियाटिक एम्पायर्स की इन तीन की थी, ऑटोमन, मुगल और सफाविद, इन्हीं को देखते हुए वेस्टर्न जो फोर्सेस थी वो यहां आई ट्रेड करने के नाम पे, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे एशिया को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें मैं एक चीज बता दूं कि भारत डायरेक्टली कॉलोनाइज हुआ, सीधे ब्रिटिश रूल के अंडर आया, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश जो क्राउन के अंडर। लेकिन ईरान और ऑटोमन एम्पायर हालांकि बहुत कमजोर हो गए थे और कॉलोनियल पावर्स उनके बहुत सारे आर्थिक जो उनके पहलू हैं उनको कंट्रोल कर रहे थे, फिर भी वो डायरेक्ट पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन में नहीं आए। अब देखिए, अब जो ईरान में सफाविद एम्पायर लगभग 1702 तक चला। उसके बाद एक कजार डायनेस्टी उभरती है और कजार डायनेस्टी ये इसका 1921 तक इसका रूल चला। तो इसी कजार डायनेस्टी के अंदर ही 1891 में एक तरह से मॉडर्न ईरान की एक पूरी हिस्ट्री शुरू होती है टोबैको प्रोटेस्ट से। अब टोबैको प्रोटेस्ट में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें भी क्या था कि जो उस समय का जो कजार रूलर था 1891 में, उसने एक ब्रिटिश बिजनेसमैन को ईरान की पूरी टोबैको इंडस्ट्री उसके हाथ में रख दी कि तुम चलाओ। और उस समय ईरान में करीब 2 लाख जो वर्कर्स थे वो टोबैको इंडस्ट्रीज में थे, डिसेंट्रलाइज थी वो। उसमें छोटे छोटे जो आज के आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, उद्योगपति कह सकते हैं, उस समय जो जिनको बाजारी कहा जाता था, जो एक तरह से ट्रेडर्स भी थे और थोड़ा इस तरह के जो वर्कर्स के गिल्ड्स थे उनको कंट्रोल भी करते थे, तो वो भी प्रभावित हुए और इसको लेके बहुत कस के प्रोटेस्ट हुआ। और एक मिर्जा हसन शिराजी जो उस समय के बड़े शिया उलेमा थे, उनका फतवा आया। अब ये देखिए, शुरू से इसमें 1979 में जो ईरान की क्रांति हुई उसका बैकड्रॉप बनने लगा है। जो शिया क्लर्जी का जो रोल 1979 में उभर के सामने आया, वो देखिए 1891 से शुरू हो गया कि शिया क्लर्जी the Shia clergy of Iran was sensitive not just to people's issues, but they also came forward to politically articulate the demands of the Iranian people. ये देखिए एक बड़ी चीज है जो सबसे पहले 1891 में हमको देखी। उसके बाद देखिए ये एक तरह से आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 1905 से 1911 के बीच एक और भी आंदोलन हुए कि ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप एक सिचुएशन बने, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना भी, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं हुआ। इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और 1921 में जो पर्शियन कोसैक जो एक ब्रिगेड है, एक आर्मी ऑफिसर उसके रजा खान, उन्होंने 1921 में कू किया। उस कू के बाद उन्होंने 1925 में नई डायनेस्टी अनाउंस कर दी, पहलवी डायनेस्टी। और शुरू में उन्होंने ये कहा कि हम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके तहत रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जो रजा खान का जो रूल था पहलवी डायनेस्टी का, वो ऑटोक्रेटिक होता चला गया। और उसके बाद देखिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट हुआ, जब 1935 में जो रजा खान है उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया कि जो मर्द हैं ईरान में वो यूरोपियन ड्रेसेस पहनेंगे और नकाब के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ भी उन्होंने एक तरह से डिक्री मतलब उन्होंने दी। और इस तरह से एक उन्होंने कहा कंट्री को हम मॉडर्नाइज करेंगे, वेस्टर्नाइज करेंगे। 1935 में गोहर शाद मस्जिद में एक बड़ी क्रांति हुई, एक बड़ी अपराइजिंग हुई और उसमें कई लोग मारे गए। और उसके साथ साथ आप देखिए उसी के आसपास कौम सेरेमनी जो है, सेमिनरी जो शिया लर्निंग का आज भी सेंटर है, और जहां से मतलब जो खुमैनी साहब हैं वो जहां से उभरते हैं, वो एस्टैब्लिश हुई। इसको अब्दुल करीम
हैरी यज़दी, इन्होंने स्टैब्लिश किया। और ये एक तरह से जो अयतुल्ला खुमैनी थे, उनके ये स्पिरिचुअल गुरु थे। उसके बाद देखिए 1941 में क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जो रजा खान था उसने, वो हिटलर का एडमायरर था, तो ब्रिटेन और सोवियत रशिया ने, जो कि एलाइज थे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने ईरान पे एक तरह से हमला करके रजा शाह को हटा दिया और उसके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी, जो उसका बेटा था, उसको इन्होंने एक नॉमिनल किंग के रूप में रखा। लेकिन ईरान जो था वो सोवियत रशिया की जो रेड आर्मी थी, एक तरह से उस पर काबिज थी और 1946 तक वो काबिज रही। और उसके बाद जो प्रो सोवियत प्राइम मिनिस्टर अहमद कवाम, वो देखिए उनका वो वहां पर नियुक्त हुए। और जो कम्युनिस्ट तूदे पार्टी है उसका भी काफी इस दौर में उभार हुआ। लेकिन ये जो 1946 में सोवियत रशिया की जो रेड आर्मी है वो विड्रॉ कर गई। और उसके बाद देखिए जो मोहम्मद रजा पहलवी थे और जो उस समय के शाह थे, जब क्रांति हुई 1979 में, तो वो उन्होंने अपनी पावर रीअसर्ट की और ईरान फिर धीरे धीरे सोवियत इन्फ्लुएंस से अलग हटते हटते वो ब्रिटिश और अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आ गया। और उस समय तक ईरान में तेल डिस्कवर हो चुका था, तो बहुत ही लुक्रेटिव वो एक कंट्री बन गई और उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज ही उसके ऑयल पे डोमिनेट करते थे। फिर 1953 में जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्देक, तो मोहम्मद मुसद्देक ने इन्होंने ऑयल को, इरानियन ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। जब इन्होंने नेशनलाइज किया तो इनके खिलाफ इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलकर कू किया, इनको हटा दिया गया। और एक तरह से जो कंट्रीज अपने को लिबरल और डेमोक्रेटिक और फ्रीडम का सबसे बड़ा चैंपियन बता रही थी, और उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, और जो सोवियत यूनियन था उसको कम्युनिस्ट बता के और अपने को फ्रीडम और डेमोक्रेटिक बता के जो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने लेकिन किस तरीके से ईरान में एक ऑटोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया, एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया क्योंकि उसने ऑयल नेशनलाइज किया था, और उन्होंने जो ये मोहम्मद रजा पहलवी है इसको बैठा दिया। और मोहम्मद रजा पहलवी ने फिर देखिए एक व्हाइट रेवोल्यूशन इन्होंने शुरू किया, जिसमें इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम लिया, और ऑयल का जो रेवेन्यू है उससे इन्होंने कहा कि हम ईरान की तरक्की करेंगे। लेकिन उसमें जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसमें किसानों के हाथ जमीन नहीं आई, वो एक बिचौलियों के हाथ आ गई। और जो इंडस्ट्रीज भी लगी उसमें जो वर्किंग क्लास जो आया और जो गांव से ही आया था, उसकी कंडीशंस काफी खराब थी। उनके राइट्स को लेके कोई अवेयरनेस नहीं थी, और एक हाफ हार्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो भी जो क्रोनीज थे शाह के, एक तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत ही छोटे स्तर पर डेवलप हुआ। और ईरान एक सेमी फ्यूडल सेमी कॉलोनियल कंट्री ही उस समय तक था। और इस पे देखिए जो शाह थे, शाह ने फिर 1971 में एक बहुत लैविश इन्होंने एक प्रोग्राम किया, और पर्शियन सिविलाइजेशन को इन्होंने किया। पर्शियन कैलेंडर हिजरी, जो एक नॉर्मल इस्लामिक कैलेंडर होता है, उसको उससे हटा के इन्होंने एक पूरा अपना एक तरह से जो एंशिएंट ईरान का एक कैलेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो बहुत ही अनपॉपुलर रहा। उसके बाद देखिए जो इस तरह से पूरी स्थितियां बनती गई। 1977 तक आते आते इन्होंने एक तरह से एक डिक्री स्थापित कर दी कि एक ही पार्टी का रूल रहेगा ईरान में, और उस एक पार्टी के अलावा बाकी सारी पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। अब इसमें देखिए फिर एक बार लौटते हैं 1963 की तरफ, जब एक लीडर का राइज हुआ जिनका नाम था अयतुल्ला खुमैनी, और उन्होंने देखिए जो शाह ने 1953 के बाद प्रो वेस्टर्न पॉलिसी लेनी शुरू कर दी थी, तो अयतुल्ला खुमैनी जो कि कौम से ये सेमिनरी से के प्रोडक्ट थे और बड़े शिया क्लेरिक थे, इन्होंने 1963 से ही और उसके पहले से ही शाह की आलोचना शुरू कर दी थी। 1963 में इनको देश निकाला दे दिया गया और इनको नजफ भेज दिया गया इराक में कि तुम वहां रहो। लेकिन ये वहां से रह के भी पूरी एक्टिविटीज, ईरान की जो सिचुएशन है उसको ये मॉनिटर करते रहे। शाह जो है वो पूरी तरीके से ईरान विरोधी हो गया है, देशद्रोही हो गया है,
और वो ईरान की संस्कृति सभ्यता नष्ट कर रहा है। इस तरह की पूरी एक लाइन अयतुल्ला खोमेनी ने ली और एक प्रो पुअर वर्किंग क्लास लाइन भी लगातार वो लेते रहे। तो ईरान में देखिए जब 1977 में जब वन पार्टी रूल हो गया, उसके बाद एक क्रांति की सिचुएशन बढ़ने लगी और उसी साल 1977 में, और मैंने आपको बताया था कि जो आइडियोलॉजी गर्ब ज़देगी की है वो स्टैब्लिश हो चुकी थी, जिसको ईरान के प्रमुख इंटेलेक्चुअल्स अहमद फरदीद, आले अहमद और अली शरीयती ने स्टैब्लिश की थी। और ये जो एक पूरा जो एक माहौल था देश उस समय ईरान का, वो ऐसा बनता चला गया कि आप सोचिए 1977 में एक जो मेरे ख्याल से जर्मन काउंसिलेट ने जो एक अपना एक उन्होंने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में एक उन्होंने 10 रात मतलब 10 दिनों तक एक ये हुआ कि जो इरानियन इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लगातार वो अपनी कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ अपनी ये कर सकते हैं। तो उसमें पूरा 10 दिनों तक उसको, और बल्कि 10 नाइट्स उसको कहा जाता है, दाशब। और ये गेटे इंस्टीट्यूट जो जर्मन काउंसिलेट जो तेहरान में था उसका था। 57 ऑफ ईरान मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट्स एंड रीडर्स, इन्होंने अपनी कृतियों को पढ़ा और उसमें इन्होंने शाह को क्रिटिसाइज किया। अब एक देखिए ऐसी सिचुएशन पूरी बन गई थी। और फिर 1978 में आते आते देखिए जो एक पूरा माहौल बना कि 7 जनवरी 1978 को खोमेनी के खिलाफ एक ईरान एंड रेड एंड ब्लैक कॉलोनाइजेशन करके उनके खिलाफ एक आर्टिकल निकला। और उसके बाद जो कौम सेमिनरी है वहीं से क्रांति शुरू हुई 7 जनवरी 1978 को। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं और तमाम लोग 9 जनवरी 1978 को वो लोग बाहर निकले और उसमें देखिए गोली चली। और उसमें एक तरह से 9 जनवरी जो 1978 है उसमें एक बड़ा कत्लेआम हुआ, जिसमें हजारों इरानियन जो ऑर्डिनरी लोग थे जो विरोध कर रहे थे और जो अयतुल्ला खोमेनी के साथ थे वो लोग मारे गए। उसके बाद देखिए उसके 40 दिन बाद, अब ये पूरा जो 40 जो मतलब जो शिया जो एक इस्लाम की एक ब्रांच है, उसमें जो 40 दिन का महत्व है, तो वो जो 40वां होता है वो कैसे क्रांति के लिए इस्तेमाल हुआ। क्योंकि 9 जनवरी के बाद, 9 जनवरी 1978 के बाद 40 दिन बाद फिर 18 फरवरी को फिर से आंदोलन हुए। इस बार तबरीज उसका सेंटर बना। उसमें भी देखिए एक बड़े स्तर पे जो वेस्टर्न सिंबल्स थे जैसे बैंक और जो इंपीरियल इरानियन आर्मी के सिंबल्स हैं उन पे हमला हुआ। उस दिन भी गोली चली, काफी लोग मारे गए। तो देखिए 9 जनवरी, 18 फरवरी, फिर 18 फरवरी के बाद जो 40वां था 29 मार्च 1978, उस दिन भी इस बार जो है 55 सिटीज में आंदोलन हुए और तेहरान में जबरदस्त हुए। और फिर 10 मई 40 दिन बाद। तो ये देखिए 9 जनवरी, 18 फरवरी, 29 मार्च, 10 मई, ये 4 जो दौर थे इसमें 40 दिनों पे जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुए। और उस समय अयतुल्ला खोमेनी के, क्योंकि वो तो बाहर थे, वो तो मतलब नजफ में थे, और उनको देखे 1978 में नजफ से भी उनको निकाल के शाह ने फ्रांस भिजवा दिया था। अब ईरान के अंदर कुछ और लीडर्स थे, शरीयत मदारी जैसे लोग थे जो जो पॉपुलर डिस्कंटेंट था इसको वो आर्टिकुलेट कर रहे थे। उसके बाद देखिए शाह जो थे वो, उनको समझ नहीं आया क्या करें, अब वो एक पूरे ढलान पे थे और वही कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति थी। और इन्होंने देखिए एक पूरा एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो थे मजलिस के, जो कि एक उस समय जो 1905-1911 के बीच में बनी थी, उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई। 1979 में ये हुआ कि उसका इलेक्शन होंगे और मतलब शाह नर्वस हो गए। और इस नर्वसनेस को लोगों ने इसको समझ लिया और उन्होंने जो है वो धीरे धीरे इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। और जून 1978 तक आते आते एक आंदोलन और आगे बढ़ गया और अब वो सीधे शाह को हटाने की बात करने लगा। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया कि जब एक तरह से जब ये शरीयत मदारी और खोमेनी, जो अयतुल्ला खोमेनी, उनमें कुछ दरार भी पैदा हुई। जब 17 जून को शरीयत मदारी ने एक मॉर्निंग प्रोसेशन अनाउंस किया। और इस समय एक जो पूरी स्थिति है और जो लोग इस तरह से बताते हैं कि उसमें यूएसए का भी इन्फ्लुएंस
बढ़ने लगा और यूएसए ने कुछ हद तक माहौल को शाह के फेवर में करने की कोशिश की। और सीआईए ने एनालिसिस की थी, सोचिए 1979 में क्रांति हो गई, 1978 के अगस्त 1978 तक सीआईए कह रहा था कि ईरान इज नॉट इन अ रेवोल्यूशनरी स्टेट और इवन अ प्री रेवोल्यूशनरी स्टेट। ईरान में क्रांति की कोई ऐसी स्थितियां है ही नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। उसके बाद देखिए जो शाह ने कुछ अपना कॉन्सिलिटरी अप्रोच निभाने की कोशिश की। नेशनल फ्रंट के कुछ लीडर करीम संजबी, शाहपुर बख्तियार, दरियाश फरूर, इन लोगों को रिलीज भी किया। लेकिन अब देखिए, जो एक लोगों को ये लग गया था कि शाह कमजोर होते चले जा रहे हैं और शाह के खिलाफ एक पूरा आंदोलन बढ़ता चला गया। और 19 अगस्त में जो घटना हुई, एक सिनेमा हॉल जो अबादन, जो साउथ वेस्टर्न ईरान की एक सिटी है, उसमें सिनेमा हॉल में आग लगी जिसमें 400 लोग मारे गए। और इसको लेके ये हुआ कि ये शाह की एजेंसी सावाक, जो उसकी सीक्रेट एजेंसी थी, उसने कहीं ना कहीं करवाया है। अब इसके बाद जो जबरदस्त आंदोलन चले, 8 सितंबर 1978 को एक और मैसेकर हुआ और एक सिलसिला चल निकला। और ये देखिए, इसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया, जो 8 सितंबर को हुआ। और 8 सितंबर को जो हुआ, और उसके बाद देखिए जो सितंबर से नवंबर तक फिर वर्किंग क्लास सड़क पे आ गया, नेशन वाइड स्ट्राइक्स हुई। और जब वर्किंग क्लास सड़क पे आ गया तो शाह को यह लग गया कि अब स्थिति जो है हाथ से बाहर जा रही। अभी तक अमेरिकन एनालिसिस भी, लेकिन एक लेट बैक अप्रोच था, वो भी अभी इस चीज को ठीक से या तो समझ नहीं रही थी या समझना चाह नहीं रही थी, या वो जो एक चेंज की एक टर्बुलेंस का जो एक ऐसा माहौल बन रहा था जो कि आर्मी को भी इफेक्ट कर जाएगा, ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जो असलियत थी ग्राउंड पे, ये स्थिति बन गई थी कि जनवरी 1978 में शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। ये स्थिति हो गई थी, शाह को ईरान छोड़ना पड़ा, क्योंकि 8 सितंबर के बाद लगातार नवंबर दिसंबर 1978 तक जबरदस्त तरीके से आंदोलन होते रहे। उसके बाद देखिए जो खुमैनी साहब हैं, वो फरवरी 1979 में वो ईरान आए। और उसके पहले 9 फरवरी 1979 में शाह के जाने के बाद जो शाह का मिलिट्री अपरेटस था, जो इस तरह की फोर्सेस थी, उसके अगेंस्ट बहुत सारे आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स बन गए थे, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से वहां पर आर्म्ड स्ट्रगल किया। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें शिया फोर्सेस भी थी, नॉन थियोक्रेटिक शिया फोर्सेस भी थी, उसमें मतलब एक बड़ा एक तरह से यूनाइटेड फ्रंट था। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो जो खुमैनी साहब के फॉलोअर्स थे, उनकी वो जो स्टूडेंट्स ने, यंगस्टर्स ने जो हाथ में बंदूक उठा ली थी, तो 9 फरवरी को डिसाइसिव एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ। और उसके बाद खुमैनी साहब 11 फरवरी 1969 यानी ये 1979 को वो ईरान पहुंचे। और उसके बाद क्या हुआ वो अगले एपिसोड में। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।